हाय एवरीवन, माय नेम इज रंजीत एंड यू आर वाचिंग सिंपल शिक्षा। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार इडियम्स क्या होते हैं, उन्हें हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उन्हें हम किन अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इडियम्स। इडियम्स का हिंदी में मीनिंग होता है मुहावरा। मतलब ऐसे सारे मुहावरे जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसे इडियम्स कहते हैं। अगर मैं इसके डेफिनेशन के बारे में आपको बताऊं तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है। इडियम इज ए फ्रेज और अ स्टेटमेंट विच हैज़ एंटायरली डिफरेंट मीनिंग देन द मीनिंग ऑफ ईच इंडिविजुअल वर्ड्स इन इट। मतलब इसे कहने का मतलब ये होता है कि इडियम में जो सेंटेंस होता है ये कुछ नहीं होता, ये एक सेंटेंस होता है जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं जिसकी मीनिंग बिल्कुल ही अलग होती है। अगर हम इसके इंडिविजुअल वर्ड्स की मीनिंग निकालें और उससे मतलब निकालें, वो उसकी एक्चुअल मीनिंग से बिल्कुल अलग होती है। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं, एग्जांपल्स के साथ में उसका यूज करना भी आपको बताऊंगा और उसका मतलब भी आपको बताऊंगा एक्चुअली में उस इडियम का मतलब क्या होता है। आज के इडियम में पहला इडियम है वो है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग सिक। If someone is feeling sick, then we can use this idiom. We can say under the weather. अब इसके कुछ examples देखते हैं। I did not go to work because I am under the weather. I did not go to work because I am under the weather. मैं काम पर नहीं गया क्योंकि मैं बीमार हूँ। I am under the weather इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं मौसम के नीचे हूँ। इसका एक्चुअली में अगर इंडिविजुअल वर्ड्स की मीनिंग निकालें, अंडर दी वेदर मतलब मौसम के नीचे। मौसम के नीचे का एक्चुअल में जो मीनिंग है वो है बीमार। मैं बीमार हूँ। Do not give her extra work because she is already under the weather. Do not give her extra work because she is already under the weather. उसको और ज्यादा काम मत दो क्योंकि वो पहले से ही बीमार है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। My father knows his responsibility very well. He works even when he is under the weather. इसका हिंदी मतलब हुआ मेरे पिताजी अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से समझते हैं। वो तब भी काम करते हैं जब वो बीमार होते हैं। आप इसका मतलब आप समझ में आपको धीरे धीरे करके आ रहा होगा कि अंडर द वेदर का एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है वो होता है बीमार होना। या तो आप बीमार हो या बीमारी जैसा फील कर रहे हो, मतलब आप ठीक नहीं हो। अंडर द वेदर अगर इसकी आप इंडिविजुअल मीनिंग निकालो जो कि होता है मौसम के नीचे, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए वो जो इडियम की जो डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई थी कि इडियम इज ए फ्रेज और ए स्टेटमेंट विच used to show your expression and that has an entirely different meaning than the meaning of each individual words in it. चलिए बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। हमारा अगला इडियम है miss the boat। इसका मतलब होता है it's too late, मतलब बहुत देर हो गई है। आप कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल से हमको क्लियर हो जाएगा कि इस इडियम का हमें अपनी लाइफ में यूज कैसे करना है। हमारा पहला एग्जांपल है टिकट्स वर अवेलेबल। टिकट्स were available until last Saturday. Now I think I have missed the boat to buy them. Tickets were available until last Saturday. Now I think I have missed the boat to buy them. इसका मतलब हुआ टिकट्स जो थी वो पिछले शनिवार तक अवेलेबल थी खरीदने के लिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बहुत देर हो गई है और अब मैं उनको खरीद नहीं सकता। इसका एक्चुअल मीनिंग में ये निकला I don't think she has missed the board. Her scholarship form has already been submitted and accepted by the principal of this college. इसका मतलब हुआ कि मुझे नहीं लगता उसको देर हो गई है। उसका स्कॉलरशिप फॉर्म पहले ही सबमिट हो चुका है और एक्सेप्ट कर लिया गया है इस कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा। तो ये था कुछ एग्जाम्पल मिस द बोर्ड के बारे में। और इसी के साथ में अब हम देखेंगे अपने अगले इडियम के बारे में। योर गेस इज एज गुड एज माइन। योर गेस इज एज गुड एज माइन। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है आई हैव नो आइडिया। I have no idea. अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा कि इस इडियम को अपनी लाइफ में यूज कैसे करना है। I asked my wife that how long will it take to bake the cake. I asked my wife that how long will it take to bake the cake. She said, your guess is as good as mine. मतलब मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि इस केक को बेक होने में कितना समय लगेगा। उसने बोला कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। आई हैव नो आइडिया। लेकिन उसको यूज किस तरीके से किया, उसने बोला क्या मुझसे, उसने बोला योर गेस इज एज गुड एज माइन। चलिए अपने अगले इडियम की तरफ चलते हैं और हमारा अगला इडियम है हिट द सैक। हिट द सैक जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है गो टू स्लीप। या फिर आपको नींद आ रही है, आप सोने की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सोने जा रहे हैं, उस टाइम पे आप इस इडियम को यूज करते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं और देखते हैं इसको सेंटेंस में हम लोग यूज कैसे करते हैं और कैसे मैंने इसको इस तरह से यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल किसी माँ को अपने बच्चे से कहना है कि डोंट हिट द सैक बिफोर कंप्लीटिंग द स्कूल वर्क और एल्स यू विल बी पनिश्ड बाय योर टीचर। डोंट hit the sack without completing your school work or else you will be punished by your school teacher। माँ कह रही है अपने बच्चे से कि अपना काम खत्म करने से पहले तुम सोना मत,
क्योंकि अगर तुमने काम खत्म नहीं किया तो कल तुमको टीचर के द्वारा पनिशमेंट मिलेगी। ये उसकी माँ अपने बच्चे से कह रही है कि डू नॉट हिट द सैक विदाउट कंप्लीटिंग योर स्कूल वर्क और एल्स यू विल बी पनिश्ड बाय योर स्कूल टीचर। तो ये पहला एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसी का ही, हिट द सैक का। Oh my God, it was such a tiring day. I cannot do anything else. I am going straight to hit the sack. Oh my God, it was such a tiring day. I cannot do anything else. I am going straight to hit the sack. इसका मतलब ए भगवान आज कितना थकावट वाला दिन था, अब मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता, अब मैं सीधे सोने ही जा रहा हूँ, अब मैं सीधे सोने ही जा रहा हूँ। तो इस तरीके से हम लोग हिट द सैक का यूज करते हैं। So along with this, now it's time to move on to our next idiom, cutting corners. कटिंग कॉर्नर। अब कटिंग कॉर्नर्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई कॉर्नर कट करने जा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। इसका एक्चुअल में मीनिंग होता है कि डूइंग समथिंग विथ पुअर क्वालिटी टू सेव मनी एंड टाइम। मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें आप पैसा और समय बचाने के लिए आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो या फिर आप क्वालिटी वर्क प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, उस टाइम पे हम यूज करते हैं कटिंग कॉर्नर्स। चलिए अब इसी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कटिंग कॉर्नर्स को हम लोग कैसे यूज करना है इसको अपनी लाइफ में। इसका पहला एग्जांपल है, व्हाई डू यू थिंक वी शुड स्टार्ट कटिंग कॉर्नर्स? लैंडलॉर्ड इज ऑलरेडी पेइंग वे मोर मनी टू अस विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। आखिरकार हमें ये पुअर क्वालिटी वाला काम क्यों करना चाहिए? लैंडलॉर्ड जो है वो ऑलरेडी हमें बिना कुछ कहे, बिना कोई क्वेश्चन किए हमें ऑलरेडी बहुत सारा पैसा दे रहा है, तो हम क्यों अपना काम खराब करें? चलिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं तो हो सकता है उससे आपको क्लियर हो जाए। डोंट इवन थिंक ऑफ कटिंग कॉर्नर्स इन आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट्स इफ वी वांट टू कंटिन्यू गेटिंग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लाइंट। मतलब आप ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे आप पहली बार काम कर रहे हो, तो उसमें आप अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को या अपने पार्टनर्स को आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि इस काम में किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। अगर इस प्रोजेक्ट को हम अच्छी तरीके से काम करेंगे तो फिर इस क्लाइंट से हमको और भी प्रोजेक्ट फ्यूचर में मिलेंगे। तो वही वो कह रहा है कि डोंट इवन थिंक ऑफ कटिंग कॉर्नर्स इन आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट if we want to continue getting projects from this particular client. So this was all for today. I really hope that you have liked this video. In case if you have, please click on the subscribe button and also click on the bell icon so that next time when I will post any new video, you will get the notification on your phone or on your computer and you can watch my next video. Till then, you stay healthy. We'll see you soon.